हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के सिविक्स का चैप्टर, जो कि हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस वाली वीडियो में हम इलेक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्शन एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, एंड इसके साथ ही हम इसके स्टेजेस को भी कंप्लीट करेंगे कि इलेक्शन कंडक्ट कराने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एंड कितने टाइप के इलेक्शन किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, एंड डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसके लिए जो इलेक्शन होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो इन सारे ही चीजों को आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। तो आज हम इस वीडियो में जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस वाले चैप्टर में हम इलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी भी स्टेट में इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं एंड उनका जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ना वो क्या होती है। तो चलिए उस पहले हम जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको कवर करते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर एक स्टोरी दी हुई है हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा के अंदर जो असेंबली इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, वो किस टाइप से कंडक्ट हुए हैं वहां पर, और कौन सी पार्टी रूल कर रही है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद कौन सी पार्टी आई है। ये सारी चीजें हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हरियाणा को देखते हैं कि हरियाणा में किस टाइप से इलेक्शन हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। यहाँ पर एक पार्टी का नाम दिया हुआ है, वो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा के अंदर 1982 से रूल कर रही है। कितने टाइम से रूल कर रही है, मतलब काफी टाइम हो गया वो हरियाणा के अंदर रूल कर रही है 82 से। उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, अब देखते हैं 82 के बाद जो इलेक्शन हुए क्या उसमें भी कांग्रेस ही पार्टी आती है या उसके अलावा कोई और पार्टी आती है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए देखते हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति, एक पर्सन है जिनका नाम है क्या, चौधरी देवीलाल। ये जो चौधरी देवीलाल पर्सन है ये हरियाणा की संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। चौधरी लाल हरियाणा के हैं और हरियाणा की ही एक संघर्ष समिति है उससे जुड़े हुए हैं। देन एन ओपोजिशन लीडर, ये जो है ये कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन लीडर है। कौन, चौधरी देवीलाल। किसके ओपोजिशन लीडर है, कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन लीडर है। लेट अ मूवमेंट कॉल, एक ही नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। वो जो नया मूवमेंट है वो है हमारा न्याय युद्ध। कौन सा नया मूवमेंट स्टार्ट करा है इन्होंने, न्याय युद्ध स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस। मतलब न्याय के लिए या फिर ये कह सकते हैं जस्टिस के लिए आपको स्ट्रगल करना है। इसके लिए अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, एक नई पार्टी बनाते हैं और उस वाली पार्टी का नाम होता है लोकदल। क्या नाम होता है उस न्यू पार्टी का नाम, लोक। एक पार्टी, देखो अब हमारे सामने दो पार्टी है, एक है पार्टी कांग्रेस और सेकंड पार्टी है हमारे पास में लोकदल पार्टी। दोनों ही एक दूसरे की ओपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टी है लोकदल और लोकदल की ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। इन दोनों पार्टी के बीच में अब क्या स्टार्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी जीतती है या फिर लोकदल पार्टी जीतती है, इनके बीच में किस टाइप से टकराव हो रहे हैं, ठीक है। तो दो ये कुछ चीजें आपको क्लियर हुई कि हमारे सामने दो पार्टी हैं, एक है कांग्रेस पार्टी की और दूसरी हमारे पास में लोकदल। लोकदल पार्टी अभी न्यू फॉर्म हुई है और उसके जो लीडर बने हैं वो है हमारे चौधरी देवीलाल। ये हमारे लीडर है लोकदल पार्टी, और ये पार्टी अभी नई नई ही बनाई गई है और कांग्रेस पार्टी हमारे पहले से ही चल रही है। इवन कांग्रेस पार्टी कई बार इलेक्शन में जीती भी है हरियाणा में, और लोकदल पार्टी तो हरियाणा में सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी अभी आई है या फिर अभी भी बनी है। हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। अभी जो नई लोकदल पार्टी है ना, इसमें क्या अनाउंस कर दिया इन्होंने, लोगों से अनाउंस कर दिया कि अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं आपके सारे लोन माफ कर दूंगा। जो स्मॉल फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, उनको बोला कि अगर आप लोग हमें वोट देते हो तो हम आपके अभी तक के सारे लोन को माफ कर देंगे। अब देखो अब लोग क्या चाहते हैं, लोग देखो सिंपल सी चीज है कि हर कोई अपना भला ही चाहता है, सिंपल सी बात है ना। कोई ये चाहेगा, अब मान लो किसी ने लोन ले रखा है तो थोड़ी चाहेगा कि मेरे को लोन भरना पड़े, वो तो ये सोचेगा भगवान कुछ भी करके ये लोन माफ करवा दे ताकि मुझे लोन ना भरना पड़े। और ये चीज, ये जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो उनको मिल गई, और किसने दी, लोकदल पार्टी ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप उनको चूज करते हो, आप उनको एज ए लीडर बनाते हो तो वो आपके सारे लोन को माफ कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या ये उनको लोनों को माफ करते हैं जीतने के बाद, क्या लोग उनको वोट देंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पीपल वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट, जो लोग थे ना वो कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं थे। पीपल वर
अनहैप्पी, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे गवर्नमेंट से, क्योंकि उस टाइम रूलिंग पार्टी कौन थी? कांग्रेस पार्टी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस। अब वो लोग उस, देखो यहाँ पर गेम प्ले हो रहा है, गेम खेला जा रहा है। कैसे? एक तरफ वो लोकदल पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब जो लोग हैं वो इस पार्टी से खुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब यहाँ पर लोकदल पार्टी, अब लोकदल पार्टी ने क्या कहा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनको बोला कि भाई आप लोग हमें वोट दो, अगर मुझे वोट दोगे तो मैं आपके सारे लोन माफ कर दूंगा। अब लोग लग रहा है यार ये गवर्नमेंट तो वैसे भी अच्छी नहीं लग रही हमें, ठीक है, ये जो भी उनकी इंटेंशन हो कि अच्छा काम नहीं कर रही है, तभी तो लोगों को पसंद नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट हमारे सारे लोन माफ कर रही है तो हम इसकी तरफ जाएंगे ना। वो जो प्रॉमिस था लोकदल पार्टी का, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लोगों ने क्या करा, लोकदल पार्टी वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, मतलब लोगों को पसंद आई लोकदल पार्टी और लोगों ने लोकदल पार्टी को ही वोट दिया। अब वोट जब हुए तो वोट में 90 सीटें थी हरियाणा में। कितनी सीट थी हरियाणा में? 90 सीट थी। और 90 सीट में से 76 जो सीट थी ना, लोकदल पार्टी को वोट मिले। 76 जो सीट्स आई है उस पर लोकदल पार्टी आई। इन दी स्टेट असेंबली दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली, जो कि बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी थी लोकदल पार्टी की, एंड अलोन वॉन्ट 60 सीट्स। अब यहाँ पर देखो ऐसे हो सकता है, ये एक 90 सीट्स है, मान लो प्रॉपर 90 सीट्स है, मैं आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। परसेंटेज के अकॉर्डिंग 90 सीट्स में से ये है 76 का पोर्शन और ये टोटल था हमारा 90%, ठीक है। ये 76 जो ये वाला पार्ट है ना पूरा, इसमें कौन आया है? इस पे आई है हमारी कौन सी गवर्नमेंट? लोकदल गवर्नमेंट। और इसमें से ये 60% है, ये 60% जो प्रॉपर सीट आई है ना, जो प्रॉपर सीट आई है वो किसके थे? यह आपके लोकदल की। और ये जो 16% सीट बची, ये जो उनका अलायंस था उनकी सीट्स थी। मतलब टोटल लोकदल पार्टी जिस अलायंस के साथ में थी उन सबको मिलाकर 76% सीट्स उन्हें मिली थी, बट अकेले लोकदल पार्टी को 60% सीट मिली थी। अगर उनका 60% सीट भी देखा जाए तो भी प्रॉपर मेजोरिटी में वो है, और प्रॉपर अलायंस देखा जाए उनका तो उसमें कितनी सीट्स आएंगे, तो उसमें उनके मिली है 76 सीट। मतलब किसी भी कंडीशन में देख लो सीट्स तो लोकदल पार्टी को ही मिली है, तो जिसकी वजह से क्या है, मेजोरिटी उनकी है। अब मेजोरिटी इनकी है तो इलेक्शन में कौन जीता? सिंपल सी बात है, लोकदल पार्टी ही इलेक्शन में जीत गई। अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी कंट्री में, स्टेट में? अब बनेगी हरियाणा के अंदर लोकदल पार्टी की गवर्नमेंट। कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। कांग्रेस को सिर्फ कितने सीट्स मिले? कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स मिली है। मतलब कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें जीती हैं इलेक्शन में। देवीलाल हैज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ लोकदल पार्टी। और जो देवीलाल थे उन्हें लोकदल पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, सीएम बना दिया गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इनको सीएम बना दिया गया लोकदल पार्टी का। देन नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। ये जो इलेक्शन हुए थे, ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे आपके 1987 में ये इलेक्शन हुए थे। 82 की तो गवर्नमेंट थी। ये जो इलेक्शन दोबारा हुए लोकदल पार्टी और कांग्रेस के बीच पे, ये 1987 में इलेक्शन हुए थे। अब उसके बाद जो इलेक्शन हुए ना, वो हुए 1991 के अंदर हुए हैं। उसके बाद जो इलेक्शन होने वाले थे 1991 में हुए। इसमें 4 सालों तक इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया। 5वीं साल इलेक्शन हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन प्रॉपर पॉपुलर सपोर्ट। बट 1991 में जो इलेक्शन हुए ना, इस टाइम पे इस गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था ना, लोगों का जो सपोर्ट था, इस गवर्नमेंट को नहीं मिला, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला लोगों को। और ये वाली जो पार्टी थी इलेक्शन में लॉस कर जाती है, हार जाती है, और नेक्स्ट जो पार्टी जीतती है वो होती है हमारी कांग्रेस पार्टी। दोबारा से इलेक्शन में जीत जाती है और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। मतलब 1991 में जो पार्टी इलेक्शन में जीती वो कौन सी पार्टी थी? वो थी कांग्रेस पार्टी, जो दोबारा इलेक्शन में जीत जाती है। तो देखिए इस वाले टॉपिक में हमने एक छोटी सी चीज कवर करी है, ये कवर करी है कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं। देखो पहले मतलब यहाँ पर ये चीजें बताई गई है कि ऐसा नहीं है जो एक पार्टी रूल करती आ रही है लॉन्ग टाइम तक वही पार्टी रूल करेगी या कभी चेंज ही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी पार्टी चेंज हो सकती है। आज लोकदल पार्टी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, मे बी कल कांग्रेस हटा के कोई बीजेपी पार्टी आ जाए, कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी पार्टी आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे जो पार्टी इलेक्शन में वोट जीत लेती है वही लॉन्ग टाइम तक आएगी, नहीं, कभी भी वो चीजें चेंज
हो सकती हैं। और इसके लिए जरूरी है, देखो जब लोगों को लीडर पसंद आया तो उन्होंने उसको वोट देकर जिता दिया। मे बी उसके बाद जब उन्होंने लोकदल पार्टी को 4 साल फेस किया होगा तो देखा होगा यार इससे सही तो कांग्रेस पार्टी ही थी, इसीलिए तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी उसको हरा दिया। और नेक्स्ट टाइम किसको वोट दिए? कांग्रेस पार्टी को। तो जरूरी नहीं है जो दिखने में स्टार्टिंग में पार्टी अच्छी लग रही है वो लॉन्ग टाइम तक भी आपके साथ वैसे के वैसे ही रहे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लालच दे दिया कि हम आपको लोन माफ कर देंगे, मे बी बाद में लोन माफ कर भी दिया, उसके बाद कोई और प्रॉब्लम रही होगी या लोगों के कुछ और काम ना कराए होंगे। तो इलेक्शन में होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग ही उनको वहां से हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं हम उनको वहां से? इलेक्शन के थ्रू ही। पहले हमने इनको इलेक्शन के थ्रू जिताया, अब वो जीत गए, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो हमने उनको इलेक्शन से दोबारा हटा दिया, अब हमने किसी और पार्टी को चूज कर लिया। तो इलेक्शन होना रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ये एक डेमोक्रेसी का रूल है कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए विदाउट एनी इंटरवल। ठीक है, हर टाइम मतलब आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन होने ही चाहिए, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्टेड कंट्री मानी जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या था। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रो क्या है? देखिए इस चैप्टर के अंदर द आइडिया ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक। इस चैप्टर का जो आइडिया है ना वो डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन है, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। क्या किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होना कंपलसरी है? हाँ जी, तो इलेक्शन होना कंपलसरी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर कंट्री में इलेक्शन होना कंपलसरी है या जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां इलेक्शन नहीं हो सकते? तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, इलेक्शन हर जगह हो भी सकता है और विदाउट इलेक्शन क्या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? तो ये भी नहीं बोल सकते कि हम विदाउट इलेक्शन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। विदाउट इलेक्शन भी कंट्री हमारे उसी के अकॉर्डिंग चल सकती है जैसा आफ्टर इलेक्शन चलेगी, बट वहां पर थोड़ी सी कंडीशन ये चेंज हो जाती है, वो स्मॉल कम्युनिटी के लिए तो बेटर है विदाउट इलेक्शन कंट्री, बट जहां कम्युनिटी बड़े लगे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के लिए ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जब छोटे स्केल पे लोग रहेंगे, स्मॉल कम्युनिटी रहेगी तो वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, बट एक बहुत बड़े अमाउंट में अगर लोग वहां पर रहेंगे तो वो देखो ना तो उनके पास में टाइम है ना ही इतना स्पेस है कि वो एक जगह पर इकट्ठे हों और एक जगह का इकट्ठे होकर अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट एक छोटी स्मॉल कंट्री के लिए चीजें पॉसिबल हैं, बट एक वास्ट कंट्री के लिए ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने ही बीच में से कुछ लोगों को उठाकर बिठा देते, भाई हमारी तरफ से तो ये पर्सन जा रहा है, अब हमारे तरफ से सारे फैसले ये लेगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। हम लोग सारे के सारे खुद नहीं जा सकते, तो क्या किया जाता है, हम अपनी तरफ से किसी एक पर्सन को वोट देके जिता देते हैं कि हमारी तरफ से सारे डिसीजन अब ये पर्सन लेगा, जो ये डिसीजन लेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रो है इसमें। दिस चैप्टर ऑल्सो डील्स विद ईच स्टेज। हम इस वाले चैप्टर के अंदर सारी की सारी स्टेजेस को कंप्लीट कवर करेंगे ऑफ इलेक्शन की जितनी भी स्टेजेस होती है उसकी ड्राइंग, उसकी बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक के बारे में हम सारी चीजें इसमें वन बाय वन करके सबको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्या विदाउट इलेक्शन वो चीजें पॉसिबल थी? हाँ तो थी। फिर इलेक्शन क्यों आया? इलेक्शन इसलिए आया, स्मॉल कम्युनिटी जो मैंने अभी सेम बताया वही, छोटी कम्युनिटी के लिए तो बेटर है विदाउट इलेक्शन, बट एक वास्ट कंट्री में जहां पर पॉपुलेशन 140 के ऊपर की पॉपुलेशन है, अब आप वहां पर किसी करोगे? क्या इतना बड़ा स्पेस है कि सारे के सारी पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी हो सके, कलेक्ट हो सके, सब एक दूसरे से बातचीत कर सके? पॉसिबल है? बाइक लेकर भी बोलोगे ना तब भी लोगों तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो ये चीजें किसी बड़ी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, स्मॉल कंट्री के लिए ये चीजें सारी की सारी पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हम अपनी तरफ से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर देते, भाई हमारे इस ग्रुप से तो ये पर्सन जा रहा है, दूसरा कहेगा भाई हमारे एरिया से ये जा रहा है, तीसरा हमारे एरिया से ये जा रहा है। अब वो जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से कितने, मान लो 100 लोग चूज होकर आए, अब 500 लोग भी आए तो 500 लोग तो एक जगह बैठ कर डिस्कस चीजें कर सकते हैं ना। तो इसीलिए किसी भी बड़ी कंट्री के लिए इलेक्शन होना कंपलसरी बोलो या फिर इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। विदाउट इलेक्शन, विदाउट लीडर आप रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनाओगे, लॉ को कैसे मेक करोगे, आपकी कंट्री के लिए क्या बेटर है उसके ऊपर डिस्कशन कैसे होगा? तो इसी के लिए हमें लीडर्स की जरूरत होती है और इसीलिए हमें पार्टी की और इलेक्शन की भी
जरूरत होती है, क्योंकि अब उस मान लो आप किसी एक पर्सन को चूज करके भेजो, भाई हमारे एरिया से ये वाला पर्सन जाएगा, अब उसके साथ में 4 लोग और खड़े हो गए, भाई यही क्यों जाएगा, हम भी तो जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। फिर दूसरे एरिया के भी 4 लोग खड़े हो गए, भाई ये ही क्यों जाएगा, हम भी तो जा सकते हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, देखो एक काम करते हैं, हम सबके नाम की पर्ची डाल देते हैं, ठीक है, जिसके नाम की स्लिप में उसका नाम होगा, मतलब जो ज्यादा स्लिप जिसके नाम की होगी वो ही पर्सन जाएगा। तो सबने कहा हाँ भाई ये वाला मेथड तो ठीक है। फिर सबके नाम की स्लिप डाली गई, ठीक है। अब जितनी स्लिप पर जिसके नाम की स्लिप ज्यादा थी, अब वो कह रहा भाई मेरे नाम की स्लिप ज्यादा, अब तो मैं ही जाऊंगा। सही मेथड है ना। तो उसने कहा भाई मेरे नाम की स्लिप ज्यादा, अब तो मेरे को ही आगे जाना है आप सबकी तरफ से लॉ को बनाने के लिए, लॉ मेक करने के लिए, एंड आप सबकी तरफ से डिसीजन लेने के लिए। तो अब बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ठीक है सब लोगों ने इसको चूज करा है, इसी को सबने मेजोरिटी में लिया है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से आया इलेक्शन का मेथड उठकर कि हमें इस टाइप से चूज करना चाहिए, वरना लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, इवन फाइट तक स्टार्ट हो जाती, भाई वो ही क्यों जाएगा, हम भी तो जा सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है आप भी आ सकते हो। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, इसीलिए सबको चॉइस दी जा सकती है, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि भाई उनको मौका नहीं मिला, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सब इकट्ठे होकर जा सकते हैं। अब सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो लास्ट में तो ऑप्शन भाई जो वहां के इस एरिया की पब्लिक है, सिटीजन्स है, वही फैसला लेंगे, वही वोट डालेंगे और वही चूज करेंगे कि हमारे एरिया में से कौन जाएगा। तो चलिए ये वाला टॉपिक देखते हैं आप। इलेक्शन आर नीडेड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, इलेक्शन की नीड हमें इसलिए होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। द नीड ऑफ इलेक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय इमेजिंग ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। द नीड ऑफ इलेक्शन कैन बी अंडरस्टूड, हम नीड ऑफ इलेक्शन को तो समझ सकते हैं, बट हम इमेजिन कैसे करेंगे डेमोक्रेसी को विदाउट इलेक्शन, नहीं कर सकते। कैसे पता चलेगा कि चीजें बिल्कुल फ्री एंड फेयर चल रही हैं, इसलिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शंस के एब्सेंस में क्या होगा, ऑल द पीपल हैव टू सिट टुगेदर, सारे लोग एक साथ बैठेंगे एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन, सारे लोग डेली एक साथ भाई कौन अपना काम धंधा छोड़कर जाएगा वहां बैठने डिस्कशन करने। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, बट ये किसी लार्ज कम्युनिटी के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है, नॉट इट इज पॉसिबल फॉर एवरी, और एक हर पर्सन के लिए भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। अब हमें नॉलेज भी तो नहीं है, सारे मैटर्स की नॉलेज नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। देयरफॉर in most democracy people rule through their representatives, the election are needed for any representative democracy because, तो इसीलिए यहाँ पर हम कुछ लोगों को चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, और वही जाकर हमारी तरफ से अपने फैसले सुनाते हैं, सारा डिस्कशन सारे डिसीजन वही लोग लेते हैं, because they solve the problem of accessing peoples on the basic of education, knowledge और experience। तो हम किन बेस पर उन लोगों को चूज कर सकते हैं कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन जाएगा, हम उनको बेस पर उनको एक्सेस कर सकते हैं, एजुकेशन के बेस पे, नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे हम उनको चूज कर सकते हैं, किसको कितनी ज्यादा नॉलेज है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, इन चीजों के बेस पर हम उसको चूज कर सकते हैं। They help in analyzing that people like their representatives or not, हम उनको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स लायक है भी या फिर ये इस लायक नहीं है, हम उनको पसंद भी कर सकते हैं और पसंद नहीं भी कर सकते हैं। They ensure that the representative rule as per the wishes of the people and make sure that those who are not working for the people do not remain their representative। हम उनको इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, कि ये लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो लोगों की इच्छाएं थी उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल, अब वो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, पीपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अब उनका रिप्रेजेंटेटिव अब वो नहीं रहेगा। मतलब जब तक वो लोगों के अकॉर्डिंग काम करेगा तब तक तो चीजें ठीक ठाक है, जब वो लोगों के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर देगा तो लोग उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि वो लोगों की बात नहीं सुन रहा, लोगों के अकॉर्डिंग काम भी वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मेन चीज है, दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, वो जो रेगुलर इंटरवल्स है ना वो 5 ईयर है, और एवरी 5 ईयर जो इलेक्शन है वो हमारे कंडक्ट होते हैं।
चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, और वो जब चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग वो लीडर को चेंज भी कर सकते हैं। दे मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को ही बोला जाता है इलेक्शन। ये आपकी व्हाट इज इलेक्शन की डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्शन, तो आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हो। व्हाट इज इलेक्शन, तो ये आंसर आप उसमें लिख सकते हैं। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारी कंट्री में ये किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंसीडर किए जाते हैं फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर उसको इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट रूल करना है तो भी इलेक्शन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर उस कैंडिडेट को हमें हटाना है उसकी पोजीशन से तो भी इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। वोटर चॉइस, अब किसी भी पर्सन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए वोटर्स की चॉइस क्या होती है, वोटर्स हो गए वो लोग जो वोट डालते हैं, उन लोगों की चॉइस क्या होनी चाहिए, वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो, हम उसी पर्सन को वोट देंगे ना जो हमारी हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा, या हमारी वो चीजें जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिजायर है उनको फुलफिल करेगा, हम उसी पर्सन को वोट देंगे ना। तो चलिए देखते हैं वोटर्स की चॉइस क्या है। वोटर्स की देखो फर्स्ट चॉइस क्या है, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, किसी भी वोटर इलेक्शन में वोटर्स की बहुत सारी चॉइसेस होती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो ऐसे पर्सन को चूज करना चाहेंगे जो उनके लिए लॉ बनाए। अब मैं तो उसी पर्सन को चूज करूंगी ना जो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, मेरे फायदे के लिए काम करेगा, तो जो लोगों के लिए लॉस बनाए उसको चूज किया जाएगा। सेकंड है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, दूसरा उसको चूज करेंगे जो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा एंड टेक मेजर डिसीजन, और जो सारे के सारे मेजर डिसीजंस लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट, और ऐसी पार्टी को चूज करेंगे हम जो गवर्नमेंट को गाइड करे और गवर्नमेंट को बताए कि ऐसी पॉलिसी पे आपको काम करना है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉफिट हो। एंड लॉ मेकर उनको बताएगा कि आपको किस टाइप के लॉ बनाने हैं। हम ऐसी पार्टी को इलेक्शन के थ्रू चूज करेंगे जो गवर्नमेंट को बताए कि आपको चलना कैसे है, उनको गाइड करे, उनको पॉलिसी बताए, क्योंकि पार्टी को पता होता है कि लोगों के डिजायर्स क्या है, उनके डिजायर्स को कैसे फुलफिल करना है। तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी उसको बताएगी, गवर्नमेंट को बताएगी कि आपको कैसे काम करने हैं आगे। और ये जो नोट्स है ना, तो इसको प्लीज नोटबुक अपने साथ लेकर बैठा कीजिए और उसमें साथ साथ नोट कर लेना, बुक लेकर बैठा करो अपने साथ साथ, बुक में साथ साथ भी पढ़ते रहा करो। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करो, बट एटलीस्ट बुक और नोटबुक को साथ में लेकर बैठा करो, इन नोट्स को नोट कर लेना। ओके, एग्जाम आने वाले हैं तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, तो प्लीज इनको नोट्स को नोट कर लीजिए ना। देखिए ठीक है, अब हम इलेक्शन के सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्शन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होता है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कराए जाते हैं, वो हमारे जनरल इलेक्शन है। हर देखो जरूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में एक ही टाइप पे इलेक्शन हो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन अलग अलग होते हैं, हर स्टेट में इलेक्शन अलग अलग होते हैं। जब पीएम का इलेक्शन होता है तो मे बी पूरी कंट्री में एक बार हो सकते हैं, बाकी जो सारे इलेक्शन है वो हर जगह अलग अलग इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जो इलेक्शन होते हैं वो हर इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में द सेम टाइम किए जाते हैं, मतलब पीएम के इलेक्शन जो होते हैं इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, एक दिन भी हो सकते हैं, एक 1 वीक तक भी चल सकता है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, और इसको क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्शन बोला जाता है। ये पीएम के इलेक्शन में होते हैं जब हर जगह एक बार में ही इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है, देखो अब जो इस अर्थ पे आया है एक ना एक दिन वो बेचारा ऊपर भी जाना है। अब इन केस कोई लीडर ऊपर चला जाए, मान लो इलेक्शन हुए 2024 में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के आफ्टर 1 या आफ्टर 2 या 26 में उसकी डेथ हो जाती है। अब इलेक्शन को लीडर को तो 5 साल रहना चाहिए, उसकी बेचारे की डेथ हो गई 6 में। अब उसकी जगह कौन आएगा, तो कुछ टाइम बाद वहां पर दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है बाय इलेक्शन। जब कोई लीडर, किसी लीडर की डेथ हो जाए, कोई लीडर रेजिग्नेशन दे दे, तो उस कंडीशन में जब दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं विदाउट कंप्लीटिंग 5 ईयर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन।
Sometimes election is held only for one constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation. कई बार क्या होता है सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कराए जाते हैं क्योंकि वो जो सीट होती है वो खाली होती है, वैकेंसी खाली होती है, क्यों? किसी की डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया उसने, ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड अ बाय इलेक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उस चीज को बाय इलेक्शन बोला जाता है। आई होप ये चीजें इतनी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती है? देखिए अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन मस्ट फुलफिल सेवरल एसेंशियल कंडीशन। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं ना वो सेवरल एसेंशियल जो हमारे कंडीशन होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। एंश्योर फेयरनेस होती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से। यूनिवर्सल सफरेज, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे कि इनसे पता चलेगा कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। देखो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसमें सारी चीजें लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी चीजें फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। तो इसमें ये पॉइंट्स है, इसके थ्रू आप ये बता पाओगे कि क्या वो इलेक्शन सही तरीके से हुए हैं या वो इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए हैं। तो इस चीज को आप इन पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हो। तो ये वो पॉइंट है, अगर इन पॉइंट को आपको समझ आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये इलेक्शन सही हो रहे हैं या इनमें कुछ गड़बड़ी है। जैसे फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? यूनिवर्सल सफरेज वो होता है कि कोई भी पर्सन जो 18 प्लस है, पूरे वर्ल्ड में है यूनिवर्सल सफरेज, तो जो कोई भी पर्सन जो 18 प्लस है वो वोट डाल सकता है। उसके साथ जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, मनी बेस्ड, किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल सफरेज। एवरी इलिजिबल सिटीजन, इलिजिबल सिटीजन का मतलब वो है कि जो 18 प्लस है, जो लोग वोट डाल सकते हैं, सिटीजन शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें फ्रीली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फ्रीली वो अपने लीडर को चूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे नहीं होना चाहिए? जेंडर बेस, रिलीजन बेस और सोशल स्टेटस, कि अमीर है गरीब है, किसी भी तरीके से उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। और वही हम जेंडर बेस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी ये फीमेल है वोट नहीं डालेगी, ये मेल है तो वोट डालेगा, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन या फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। ये रिच है तो वोट डालेगा, पुअर है तो वोट नहीं डालेगा। अगर इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी पाया जाता है तो वहां पर हम ये देख सकते हैं कि वो जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल फ्रीडम। अब पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे होनी चाहिए? पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन undue restriction providing voters with genuine choice। अब पार्टीज भी किसी को रोक नहीं सकती। जो पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं वो उनको फ्रीली छोड़ सकते हैं कि ठीक है जाओ भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। अगर वो किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी किसी भी टाइप से, उनको प्रोवाइडिंग वोटर्स विदाउट जीनियस चॉइस, लोगों की कोई चॉइस नहीं होगी, सिर्फ अपनी मर्जी से पार्टी किसी भी कैंडिडेट को चूज कर रही है विदाउट पीपल्स चॉइस, तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। वो कैंडिडेट को, पार्टी जो होती है वो कैंडिडेट को ऑप्शन दे सकती है, भाई ठीक है जिसका मन है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट चॉइस तो फाइनली किसकी चलेगी? पीपल्स की चॉइस चलेगी कि पीपल्स जिसको वोट करेंगे वही इलेक्शन में जीतेगा। तो यहाँ पर किसी भी टाइप से कोई भी अनडू रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, अंडर रिस्ट्रिक्शन किसी भी टाइप से नहीं लगाए जा सकते कि ऐसा ना हो कि उन्होंने कैंडिडेट भेज दिया अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये पर्सन नहीं जाएगा ये पर्सन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर पार्टी का मतलब सिंपल सी चीज है, अगर जो पर्सन इलेक्शन में खड़े होना चाहता है एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रेगुलर इलेक्शन। अब देखिए रेगुलर इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर। इलेक्शन भी रेगुलर होनी चाहिए, ये नहीं है 1 साल बाद इलेक्शन हो गए फिर 10 साल बाद 20 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। जब एक डेटा फिक्स किया गया है कि एवरी 5 ईयर आफ्टर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन होंगे ही। इलेक्शन विल बी हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, इलेक्शन हर 5 साल बाद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन रेगुलर नहीं किए जाएंगे। Intervals as stipulated by law ensuring that people have the opportunity to periodically review and change their representative। अगर हमें लगता है कि हमारा लीडर सही तो हम दोबारा उसको इलेक्शन के थ्रू चूज कर लेंगे, अगर नहीं लगता तो हम उसको उसकी जगह से हटा देंगे और अपना एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। इसलिए रेगुलर इलेक्शन भी होना जरूरी है, जिससे हमें ये तो पता रहे कि भाई इलेक्शन जो लीडर है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो काम कर भी रहा है या काम नहीं कर रहा है।
मेजोरिटी रूल, यहाँ पर मेजोरिटी रूल भी वर्क करता है। द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट्स शुड बी इलेक्टेड। इलेक्शन के अंदर जिस कैंडिडेट को मोस्ट वोट प्रोवाइड होते हैं, मेजोरिटी प्रोवाइड होती है, वही इलेक्शन में क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज और ज्यूरिडिक्शन। जिस ज्यूरिडिक्शन में, जिस एरिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसको ज्यादा वोट मिले हैं, वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो ये मेजोरिटी रूल है, जिसके ज्यादा वोट इलेक्शन में वही विन होगा, जिसको वोट नहीं मिले वो इलेक्शन में विन नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर प्रोसेस। यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे ही पॉइंट्स आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन के हैं। कि अगर किसी भी कंट्री में अगर आप बोल रहे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो पता कैसे चलेगा कि भाई इस कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो हम किन चीजों को देखेंगे, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेजोरिटी वाले पर्सन को ही लीडर बनाया जा रहा है या किसी और को, अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को लीडर बनाया जा रहा है तो जो हमारे क्या बोलते हैं इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो ये वो पॉइंट्स है जिनके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या फिर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर प्रोसेस, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी हो रहे हैं या फिर अंदर ही डर्टी ट्रिक्स का यूज किया जा रहा है। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट, इलेक्शन को हमेशा ट्रांसपेरेंट कंडक्ट कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को भी तो पता चले कि फ्री एंड फेयर है या नहीं है। A partial and inclusive manner, this ensures that voters can freely express the preference and that all candidates have equal opportunities। जिसमें ये भी होना चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, ये नहीं किसी को ज्यादा और किसी को कम मिल रही है। टू कैंपेनिंग एंड प्रेजेंट देयर प्लेटफॉर्म, सबको उनके प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, इक्वली उनकी कैंपेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं किसी की कैंपेनिंग बहुत ज्यादा कराई जा रही है, किसी की बिल्कुल भी नहीं कराई जा रही, जिससे कि जिसकी कैंपेनिंग ज्यादा हुई है वो बेसिक पर्सन अच्छा नहीं है बट वो इलेक्शन में जीत जाता है। तो क्या इक्वालिटी हुई, नहीं हुई इक्वालिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट चीजें होनी चाहिए जिससे लोगों को भी पता रहे कि भाई हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। बहुत ही ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें हैं, और एक मतलब बोल सकते हैं एक बाल के बराबर बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है। इतना बारीक डिफरेंस है कि जितना एक बाल होता है ना, थिकनेस होती है बाल की, उतने बारीक इसमें डिफरेंस है कि क्या ये सही है और क्या ये सही नहीं है। कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो अच्छी भी है और बुरी भी होती है। नॉट फॉर पॉलिटिक्स बट एवरीथिंग, कंपटीशन इन एवरी एरिया एंड एवरी बैकग्राउंड, हर चीज में एवरीथिंग, जितनी भी चीजें, हर जगह अगर हम कंपटीशन देखें तो कंपटीशन गुड और बैड में से बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। हल्की सी चीज से वो अच्छा भी हो सकता है, हल्की चीज से वो बुरा भी हो सकता है। कंपटीशन गुड भी है बैड भी है। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बिल्कुल सही तरीके से कंपटीशन कर रहे हो तो इट्स अ गुड फॉर यू, बट अगर आप उसको एक नेगेटिवली लेकर चलते हो कंपटीशन, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो पॉलिटिक्स में क्या कंपटीशन गुड है और बैड है, तो इनको हम इस चीज में यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कंपटीशन कितने हद तक हमारे लिए अच्छा है और कितने हद तक हमारे लिए वो बैड वर्क करता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसमें इलेक्शन आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। इलेक्शन प्रॉपरली अगर देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पर ही बेस्ड है। सारी चीजें क्या है इसमें, सारी की सारी चीजें ही इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के सॉरी कंपटीशन के ऊपर ही बेस्ड है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन का अगर हम सेकेंड नेम रखें ना, उसको दूसरा नेम, तो उसको हम बोल सकते हैं कंपटीशन। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म, ये कंपटीशन हमें डायरेक्टली दिखेगा, बहुत सारी फॉर्म टाइप्स में दिखेगा। एट द कंस्टिट्यूएंसीज लेवल, कंस्टिट्यूएंसीज के लेवल में देख सकते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कंडीशन कैंडिडेट्स में देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का मर्डर तक कर सकता है वो जीतने के लिए। तो क्या है, ये कंपटीशन ही तो है। अब यही कंपटीशन एक जगह सही भी है लोगों के अकॉर्डिंग, कि उनके पास में मोस्ट ऑफ द चॉइस होती है कि वो किस लीडर को चूज करें, तो यहाँ पर कंपटीशन अच्छा है। बट एक एज अ कैंडिडेट ये जो कंपटीशन है ये बैड है, बुरा है।
Here are few reasons that support political competition as being good for people. तो यहाँ पर ये कुछ reasons लिखे हुए हैं जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि जो competition है वो good है, हमारे लिए अच्छा है। देखिए, regular electoral competition provide incentives to political parties and leaders. जो regular election होते हैं, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो होते हैं वो हमें एक अच्छी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा लीडर प्रोवाइड कराते हैं हमें कंपटीशन के थ्रू। 10 लोग हैं, 10 में कंपटीशन चल रहा है तो हम उसको चूज करेंगे ना जो सबसे बेस्ट होगा। सब अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, तो हमें जिसकी बेस्ट लगती है हम उसको चूज कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कैसा है, अच्छा है ना। सब अपने कॉम्पिटिशन के चक्कर में जो बेस्ट होता है वो लोगों को दिख जाता है और लोग उसको आफ्टर वोटिंग चूज कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ दे रेज इश्यूज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी भी इश्यूज को रेज करती है या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पीपल भी उस वॉइस को रेज करते हैं, उनके इश्यूज को दिखाते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो अब मान लो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी जैसे लोकदल और कौन सी हमारे पास कांग्रेस है। अब कांग्रेस पार्टी है, लोकदल पार्टी है। सेकंड टाइम में क्या हुआ, लोकदल जीत के कांग्रेस हार गई थी। अब कांग्रेस क्या करेगी ना, जो लोकदल के इश्यूज है उनको दिखाएगी, भाई देखो इन्होंने ये काम बोला था नहीं करा। उसके जितने भी डिमेरिट्स है ना वो सारे दिखा देगी, जितनी भी उसकी कमियां है ना ओपोजिशन पार्टी वो सारे दिखा देगी, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चल रहा है। अब वो चीज लोगों को दिखे, भाई सही कह रहे हैं, ये वाला काम नहीं किया, अगली बार हम इसको वोट नहीं देंगे, हम इस कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तो ये चीज चलती है जिसमें कंपटीशन की वजह से लीडर्स को भी लगता है भाई अगर हमने काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो उनको जो पार्टीज होती है उनको भी लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो वो जो इश्यूज होते हैं ना उन इश्यूज को एक ब्रॉड लेवल तक बढ़ाकर वो लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और जो ज्यादा इश्यूज, और इसमें कई बार लोगों के जो इश्यूज होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी उनको सॉल्व कर देती है। तो जो गवर्नमेंट लोगों के जितने ज्यादा इश्यूज सॉल्व करेगी ना, लोगों के जितने ज्यादा टच में रहेगी, उसके नेक्स्ट ईयर चांस उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे इलेक्शन जीतने के। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रारी इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और अगर कोई पार्टी ऐसी है जो फेल हो गई लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने में, तो उसकी तो मान लो नैया गई, उसको तो बेड़ा पार हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों की नीड को फुलफिल नहीं कर पाए, ये लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो इस कंडीशन में क्या, वो लोगों के नीड सेटिस्फाई नहीं, वो उसको दोबारा चूज ही नहीं करे। यार क्या है, मतलब काम तो इसने किया नहीं, हम इसको क्यों जिताएं? तो उसको दोबारा वोट नहीं दिए जाएंगे, इलेक्शन में उसको नहीं जिताया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम उसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, किसी और पार्टी की नेक्स्ट टाइम में गवर्नमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट है, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू बी इन पावर डिस्पाइट दैट इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को मोटिवेट करती है, उनके डिजायर्स को फुलफिल करती है, लोगों को पावर प्रोवाइड कराती है, तो उसके प्रॉपर चांस बन जाते हैं इलेक्शन में नेक्स्ट ईयर जीतने के। ठीक है, तो यहाँ इतनी चीजों में हमने देखा, तो इतनी चीजों से हमें ये देखने को मिला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो लोगों के लिए गुड है। कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन चल रहा है, यहाँ भी कंपटीशन चल रहा है, तो लोगों के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से लोग उनको चूज करते हैं, एज ए लीडर चूज करते हैं। अब उनको चूज करेंगे तो उनको क्या है, उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों है प्रॉफिट उनको? क्योंकि उनको एक बेस्ट पार्टी, एक बेस्ट लीडर मिल रहा है। अब ये तो देखो कंपटीशन की बात हो गई कि लोगों के लिए अच्छा कैसे है। अब हम यहाँ दूसरा एस्पेक्ट उसका ये देखेंगे कि यही डेमोक्रेसी लोगों के लिए बुरी कैसे है। ये जो इलेक्शन था अभी तक तो हमने गुड में पढ़ा था, गुड फॉर पीपल, अब हम पढ़ेंगे बैड फॉर पीपल, कि यही जो डेमोक्रेटिक चीजें हैं वो लोगों के लिए बुरी कैसे है। ठीक है, here are few reasons, यहाँ कुछ रीजंस दिए हुए हैं जो हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन के थ्रू, जिसमें ये पता चलेगा कि ये लोगों के लिए बुरे कैसे हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ये डिसयूनिटी बनाता है, लोगों को डिवाइड कर देता है। फंक्शनलिज्म, लोगों में अखंडता ला देता है।
अलगाववाद की फीलिंग ला देता है। मतलब पार्टी वाले क्या करते हैं, अपनी पार्टी को, अपने लोगों के जो जिस कास्ट का होता है उस कास्ट के जो जिस कम्युनिटी का होता है उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। लोग भी अपनी ही कम्युनिटी वाले पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अदर को नहीं करते। तो क्या होता है, एक अलगाववादी फीलिंग आ जाती है, फंक्शनलिज्म आ जाता है, डिसयूनिटी फैल जाती है इन एवरी लोकेलिटी। हर एरिया में यही होता है, लोग कहते हैं भाई वो हमारे कास्ट का है, चाहे काम करे ना करे हम तो उसी को वोट देंगे। कुछ लोग दूसरे को वोट देते हैं, तो जिससे लोगों में ना ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज आ जाती है, भेदभाव आ जाते हैं। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने अपने एरिया में भी कई बार देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लेन करते हैं, ये देखिए ये तो उसके जानने वाले हैं तो उसके लिए काम करा रहे हैं, हमारा तो काम करते ही नहीं है ये। तो ये क्या हो जाता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लेन होती है, जब वो किसी बेस पे लोगों के साथ गुड बिहेव नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या वो जीत गए अपनी कम्युनिटी के थ्रू, अपनी कास्ट के थ्रू, बट उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। इसलिए तो यहाँ कंपटीशन तो है, बट उसी कंपटीशन के थ्रू यहाँ चीजें डाइवर्स भी हो रही है, चीजें डिवाइड भी हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो कंपटीशन है यह सही नहीं है। सेकेंड है हमारे पास में, सेकेंड पॉइंट है, डिफरेंशिएट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। अब पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाती हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टी, भाई इसने ये नहीं किया, फिर बोलोगे इसने भी तो ये नहीं किया था। दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती है, इसने ये काम नहीं किया, वो कहेगी उसने ये काम नहीं किया। तो मतलब दो स्टेबिलिटी नहीं है डेमोक्रेसी में, या फिर इलेक्शन में बोले स्टेबिलिटी नहीं है। अब जब गवर्नमेंट में ही स्टेबिलिटी नहीं है तो सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में, एक कंस्टिट्यूएंसी में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जो गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है वो अपनी कंट्री को कैसे स्टेबल रखेगी? तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में ना वो खुद ही खुद जीतना चाहते हैं, बट उनको कुछ मैटर नहीं करता कि सिटीजन्स को क्या चाहिए, सिटीजन्स की नीड क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मैटर नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में, हराने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि ये पार्टी सही नहीं है, इसको वोट मत देना, आपस में वो लड़ते रहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। और वो इलेक्शन में जीतने के लिए, कोई भी पार्टी हो गई, कोई भी लीडर हो गया, इलेक्शन में जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन वो कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना हो, किसी का मर्डर करना हो, किसी को किडनैप करना हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा ये है, सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेट। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, इलेक्टोरल प्रेशर की वजह से फाइट्स होनी स्टार्ट हो जाती है, लोगों में लड़ाइयां झगड़े होने लग जाते हैं, पार्टी पार्टी के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही सेंसिबल और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जो चीजों को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ देती है, उनको बनाती नहीं है, ज्यादा उनको क्या करती है, बिगाड़ देती है। पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती, कैसे फॉर्मुलेट होगी? जब वो उनको अपने से फुर्सत मिलेगी तब वो लोगों के बारे में सोचेंगे ना। कंपटीशन तो है, बट कंपटीशन के चक्कर में वो खुद को जिताने के चक्कर में सारी चीजें गलत गलत करते जाते हैं। और यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स का यूज होना ही क्या है, एक क्रिमिनल फेज को भी बढ़ावा देता है। यहीं से जो हमारे क्रिमिनल है वो भी यहीं से निकल के आते हैं, क्योंकि मर्डर कर रहे हैं, किसी किडनैप कर रहे हैं। और साथ ही वो क्या करते हैं ना कि जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं ना, जो नेगेटिव चीजें हैं वो उनको दबा कर रखते हैं कि इलेक्शन के टाइम तक हम कुछ नहीं करेंगे, जितनी भी चीजें करनी है आफ्टर इलेक्शन करेंगे। पॉलिसीज को भी दबा कर रखते हैं कि अगर इन लोगों ने हमें वोट दिया, जिताया, तो हम उन पॉलिसी को आगे जाके काम में लेकर आएंगे। जैसे ये ना, अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेट आफ्टर इलेक्शन, इन पॉलिसीज पे काम करेंगे, उससे पहले इलेक्शन में काम नहीं करेंगे। वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कट करेंगे तो उस गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं कि देखो इनकी गवर्नमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जा रही है, इनकी गवर्नमेंट थी तो वाटर सप्लाई बंद हो गई है, अब हमें वोट दो, हम आपके लिए वाटर अवेलेबल करवाएंगे, फुल डे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इस टाइप के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद को जिताते हैं। न्यूज में हो गया, अपने अपने बारे में दिखाते कि हम कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, लोगों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, बट एक्चुअल में किसको पता है क्या हो रहा है। ठीक है। एंड साथ ही साथ और क्या चीजें वो करते हैं, डर्टी ट्रिक्स में किडनैप करना, किसी को मरवा देना, और साथ ही साथ
स्कूल्स में जाकर बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उनको बोलना कि आप इस पार्टी को वोट दो, अगर नहीं दोगे तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, हम मार्क्स दे देंगे। इस टाइप से इन चीजों का वो यूज करते हैं, जो कि हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट वाले चैप्टर में इन चीजों के बारे में स्टडी किया था। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये जितना सही है उतना ही बेकार भी है, गुड और बैड दोनों ही है, और बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है इसमें। हम किस टाइप से उस कंपटीशन को लेते हैं डिपेंड ये करता है। तो आज के टॉपिक में इतनी ही चीजें हम कवर करेंगे, बाकी की जो चीजें हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा। एंड हाँ, साथ ही साथ इसको नोट कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, एंड कमेंट भी कर सकते हो अगर कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।